नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि किस तरह उत्पादन विधि में यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हुआ और किस तरह आदिम साम्यवादी युग गुलाम यानी दासत्व युग में परिवर्तित हो गया और दो वर्ग बन गए। एक तरफ मालिक थे और दूसरी तरफ गुलाम थे, तो दास थे। अब ये दो वर्ग बन गए और कार्ल मार्क्स का जो मैंने पहले आपको बताया, कार्ल मार्क्स कहता है कि इतिहास का इंजन ऑफ हिस्ट्री इज इकोनॉमिक, यानी इतिहास किससे बदलता है और किससे चलता है? अर्थव्यवस्था से। तो जो बेस स्ट्रक्चर था समाज का मूल ढांचा था, उसको वो अर्थव्यवस्था बताता है। अब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ क्योंकि अब लोगों के पास जो मालिक थे उनके पास बहुत सारे दास थे, बहुत सारे गुलाम थे, तो उनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर खेती का काम करवाने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन करवाने लगे और इस तरह उत्पादन विधि में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया। और अब दो वर्ग बन गए थे, स्थायी कृषि और पशुपालन होने लगा था। परिवार भी बहुत स्पष्ट रूप से व्याख्यायित डिफाइंड होने लगे थे। व्यक्तिगत संपत्ति, निजी संपत्ति स्पष्ट रूप से अस्तित्व में आ चुकी थी और अतिरिक्त उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा। और अतिरिक्त उत्पादन से ही तो संपत्ति या धन इकट्ठा होता है, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन जब बचता है, सरप्लस बचता है, उपभोग करने के बाद में जितना भी उत्पादन होता है उसमें से उपभोग करने के बाद में जो कुछ बच जाता है उसको हम अतिरिक्त उत्पादन कहते हैं। और गुलामों के श्रम को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए मालिक ने खूब मुनाफा कमाया, धन इकट्ठा किया। एक तरफ ये हुआ और दूसरी तरफ एक नतीजा और हुआ, वो ये हो कि मालिकों के पास खूब समय था, उनको मजदूरी पेट भरने की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए कई तरह की कलाओं का भी विकास हुआ, हस्तशिल्प का भी बहुत विकास हुआ और विलासिता की वस्तुओं का भी बहुत विकास हुआ। शहर बने, बड़े बड़े राज्य बने, साम्राज्य बने, बड़े बड़े निर्माण हुए। और इसमें कार्ल मार्क्स उदाहरण देते हैं रोम का और यूनान का, कि वहाँ किस तरह इस प्रकार की प्रथा पाई जाती थी और किस प्रकार की ये गुलामी प्रथा थी और गुलामी समाज था। सबसे पहला गुलामी समाज का हमें जो इतिहास में मिलता है वो 600 ईस्वी पूर्व यूनान के एथेंस में मिलता है। यूनान में एक नगर है एथेंस, उसमें मिलता है। और एक वक्त ऐसा था जब पूरे एथेंस की जितनी जनसंख्या थी उसका 1/3 यानी 33% हिस्सा तो गुलामों का था। ये गुलाम कहाँ से आते थे? ये गुलाम युद्धों में जीते जाते थे। ये गुलाम ट्राइबल का जो जनजातीय इलाका था वहाँ से पकड़ कर लाए जाते थे। और रोम में लगभग 500 साल तक गुलामी प्रथा रही थी। 150 ईसा पूर्व से लेकर 350 ईस्वी सन तक 500 साल तक बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रहा था गुलामी प्रथा का रोमन साम्राज्य में। और रोमन साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया था कि उसका आप इतिहास में पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य बन गया था। इसका विकास का कारण गुलाम थे, गुलामों के श्रम का शोषण किया गया। और अब स्पष्ट रूप से कार्ल मार्क्स के अनुसार दो वर्ग अस्तित्व में आ गए थे।
एक वर्ग वो जो शासन करने वाला वर्ग है और एक वो जो शासित है। और जो शासन करने वाला वर्ग है वो शासित लोगों का शोषण करता है, उनका श्रम का शोषण करता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा अतिरिक्त उत्पादन करवाता है और केवल उतना ही देता है जितना उनको खाने के लिए, उपभोग के लिए उतना ही देता है जितना कि उनको जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, वो ज़्यादा नहीं देता उनको। ऐसी परिस्थितियों में अब क्या हुआ कि आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स ने कहा कि अंतर्विरोध पैदा हो जाते हैं, अंतः विरोध पैदा हो जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा हो जाते हैं। क्योंकि कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक सिद्धांत तो यही है, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं चल सकती। अब इतने सारे होते गए तो आपको रोम साम्राज्य का उदाहरण मैं देता हूँ। उसमें रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। अब रोमन साम्राज्य बड़ा इसलिए हो गया था धीरे धीरे कि जो कृषि थी रोमन राज्य में, वो एक लिमिट के बाद में गुलामों की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाई। इसलिए ज़रूरी था कि दूसरी दूर दूर ज़मीनों को जीता जाए, बड़े बड़े बाजार खोजे जाएं ताकि उत्पादन को उनमें खपाया जाए और नए गुलामों को युद्धों के द्वारा जीता जाए। इसलिए खूब विस्तार हुआ और विस्तार होते होते उदाहरण के रूप में रोमन साम्राज्य स्थापित हो गया। लेकिन कार्ल मार्क्स जो कहता है द्वंद्वात्मक सिद्धांत के अनुसार कि इसके अंदर भी अंतर्विरोध पैदा हो गए और एक ऐसी स्थिति आ गई कि जो उत्पादन के संबंध हैं और उत्पादन के साधन हैं, इन दोनों का आपसी अंतःक्रिया है। वो जो विकास कर रहा था पहले, अब उस विकास को एक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति तक पहुंचने के बाद विकास को बाधित करने लगा। यानी जो चीज़ पहले विकास करने में महत्वपूर्ण थी, वही चीज़ अब बाधा पैदा करने लगी और ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये द्वंद्व, ये विरोधाभास उस समाज में पैदा हो गया। और जब समाज में विरोधाभास पैदा होता है तो हम जानते हैं कि वो सिद्धांत है कि विरोधाभास लंबा नहीं चल सकता। तो ये वो स्थिति थी जहाँ कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत की अपन ने पहले व्याख्या की थी, तो उसका 2-3 बिंदु बताए थे। तो ये वो बिंदु था जहाँ नेगेशन का निगेशन हुआ है, यानी निषेध का निषेध हो रहा था। पहले आदिम साम्यवाद था तो उसका निषेध हुआ और फिर गुलामी प्रथा आई। अब ये गुलामी प्रथा आई, ये अब इसका निषेध होने लगा। तो इसी को कहता है कार्ल मार्क्स, जो मैंने पहले के लेक्चर में बताया, निषेध का निषेध, नेगेशन ऑफ नेगेशन, एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और दूसरा, वो जो याद करिए, जब अपन ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात की थी तो वो सिद्धांत था कि जब एक स्थिति ऐसी आ जाती है तो परिणामात्मक क्वांटिटेटिव चेंज, मात्रात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाते हैं। तो अब इतने बड़े परिवर्तन वृहद स्तर पर होने लगे, हस्तशिल्प का विकास होने लगा, राज्य का बहुत बड़ा विकास होने लगा, राज्य का बहुत बड़ा विस्तार हुआ, बाजार नाम की संस्था अस्तित्व में आई और वो हावी होने लगी। अनेक वर्ग धीरे धीरे अलग अलग टाइप के पैदा होने लगे, सबके आर्थिक हितों में अंतर्विरोध था और ये हमेशा नहीं चल सकता। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, केवल एक चीज़ स्थायी है और उसका नाम है परिवर्तन। परिवर्तन स्थायी है। कार्ल मार्क्स से पहले, कई पीढ़ियों पहले, एक दार्शनिक हुए थे हेराक्लिटस, उसने कहा चेंज इज़ परमानेंट। वो बात कार्ल मार्क्स ने भी कही कि परिवर्तन तो होना अवश्यंभावी है।